हाय एवरीवन। तो आज हम लोग कवर करेंगे फंडामेंटल राइट के लास्ट क्लास को। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने पार्ट 1, 2, 3 तीन पार्ट तक हम लोगों ने कवर कर चुके हैं और इसमें हम लोग ये पूरा क्लियर समझे कि राइट टू इक्वलिटी कौन से पार्ट हैं, उससे रिलेटेड आर्टिकल, एक्सेप्शन, चाहे कल्चरल एजुकेशन हो, तो हर एक एंगल को एक डाइवर्सिफाई करके हम लोग पूरे फंडामेंटल राइट को कवर कर चुके हैं इन 3 पार्ट में। ठीक है, ये जो पार्ट होने वाला है, लास्ट पार्ट होने वाला है, इसके बाद ये पूरा टॉपिक फिनिश हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगा वो MCQ बेस्ड क्वेश्चन होने वाला है। तो ये जो क्लास होने वाले हैं 4th क्लास रहने वाले हैं। ठीक है, कोई भी डाउट होता है ये व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, मैसेज कर सकते हो। इसका जितना भी PDF है, नोट्स हैं, नोटिफिकेशन, हर चीज़ जो है ये टेलीग्राम चैनल में अपडेट हो जाएगा। क्लियर है? चलो बढ़ते फिर अब आज के लेक्चर की तरफ। और आज हमें कवर करना है वो है आर्म फोर्सेस एंड फंडामेंटल राइट, जो कि आर्टिकल डिस्कस करते हैं आर्टिकल 33 टू आर्टिकल 35 के बीच। ठीक है, क्योंकि फंडामेंटल राइट ऐसा है कि अगर आर्म फोर्स के रेस्पेक्ट में बात करोगे तो आर्म फोर्सेस जब भी हो, चाहे नेशनल इमरजेंसी हो या फिर इंटरनल रेबेलियन हो, तो उसमें से फंडामेंटल जो राइट है उसको सस्पेंड कर दिया जाता है विथ रेस्पेक्ट टू आर्म फोर्सेस। कैसे होता है, क्या होता है, पूरा हर चीज़ यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 33 से। आर्टिकल 33 क्या बोलता है कि पार्लियामेंट कैन रिस्ट्रिक्ट और एब्रोगेट बाय लॉ फंडामेंटल राइट इज एप्लीकेबल टू मेंबर आर्म फोर्सेस, मिलिट्री फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसी एंड एनालॉगियस फोर्सेस। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि पार्लियामेंट चाहे तो जो फंडामेंटल राइट है आर्म फोर्सेस के लिए उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। कैसे रिस्ट्रिक्ट होगा? बाय मेकिंग रूल्स। और क्यों रिस्ट्रिक्ट करना है पहले ये समझ लो, क्योंकि आर्म फोर्सेस जो है एक सिक्योरिटी का एक इंटीग्रल पार्ट है। कोई भी अगर मान लो एक्सटर्नल वार हो रहा है और उसके पास मोबाइल्स फ़ोन है, तो क्या कर सकते हैं वो एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। कम्युनिकेट करेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि इंडिया के अंदर जितना भी वार लाइक सिचुएशन है, जितना भी पॉलिसी लिए गए हैं, जितना भी डिसीज़न लेने वाले हैं, उसको दूसरे कंट्री जो इनेमी कंट्री है उसको पता चल जाएगा। तो इससे क्या होगा, क्योंकि उसको जो आने वाले जो कंट्री हैं, जो अगला कंट्री है, उसको टारगेट करना इजी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हर चीज़ यहाँ से उसको नोटिफिकेशन मिल रहे हैं, हर चीज़ इंडिया के रेस्पेक्ट से उसको इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। तो इस रेस्पेक्ट से क्या है कि आर्म फोर्सेस का जो है फंडामेंटल राइट को एब्रोगेट कर लिया जाता है, रिस्ट्रिक्ट कर लिया जाता है। ये तो जस्ट एक एंगल से मैं एग्जांपल दिया हूँ यहाँ पे। ठीक है, अगर कहीं हो जैसे कि सोशल टेंशन हो या फिर कम्युनल टेंशन हो, तो उस रेस्पेक्ट में भी यहाँ पे फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर दिया जाता है आर्म फोर्सेस का। अब आर्म फोर्सेस में कौन कौन से हैं? चाहे मिलिट्री फोर्सेस का भी, पुलिस फोर्सेस भी हैं, इंटेलिजेंस एजेंसी जैसे कि CBI हो गया, CID हो गया, इन सब का भी क्या करते हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसको रिस्ट्रिक्ट कर लिए जाते हैं। तो ये जो है रिस्ट्रिक्ट करेगा पार्लियामेंट। अब बताओ स्टेट असेंबली क्यों नहीं कर सकते फिर? क्योंकि इमरजेंसी अगर हो रहा है, मान लो प्रेसिडेंट रूल लग रहा है, फाइनेंशियल रूल जो लग रहा है, फाइनेंशियल इमरजेंसी, तो स्टेट ही में तो लागू करोगे। ये तो अभी डिस्कस किया, नेशनल के लिए, नेशनल को ध्यान में रखते हुए किए। अब स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट ऐसा क्यों नहीं कर सकती? तो देखो, स्टेट गवर्नमेंट इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि अभी अपने पास 28 स्टेट हैं। अब 28 स्टेट अपने हिसाब से रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे, है ना। तो एक फोर्सेस अगर दूसरे स्टेट में जा रहे हैं तो वहाँ अलग रिस्ट्रिक्शन होगा। तो उसको इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगा कि यहाँ पे जो है इस फंडामेंटल राइट हैं, ये फंडामेंटल राइट को सस्पेंड किए हुए हैं, इस फंडामेंटल राइट को रिस्ट्रिक्ट किए गए हैं बाय दी फॉर दी आर्म फोर्सेस। तो इस रेस्पेक्ट में क्या है कि क्योंकि यूनियन अगर इस लॉ को बनाता है तो पूरे कंट्री के लिए फॉलो होगा, लेकिन अगर स्टेट को रूल बनाना हो तो केवल स्टेट के अंदर जितना भी फोर्सेस हैं उसमें एप्लीकेबल होगा। तो क्या है, इसमें डिफरेंसेस आ सकता है वन स्टेट टू अनदर स्टेट। तो इस रेस्पेक्ट में जो है पार्लियामेंट को अथॉरिटी दिया गया है, क्योंकि पार्लियामेंट जो है सेंट्रल बॉडी है। सेंट्रल बॉडी मतलब जो होल इंडिया का जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वो पार्लियामेंट होता है, ना कि स्टेट होता है। तो इस रेस्पेक्ट में जितना भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनने वाले हैं आर्म फोर्सेस के लिए, ये आर्टिकल 33 के जरिए से बनेगा बाय दी पार्लियामेंट। समझ आ गया आर्टिकल 33। फिर आर्टिकल जो 34 है, फिर मार्शल लॉ इज़ इन फोर्स। क्या होता है मार्शल लॉ? मार्शल लॉ हम बोल सकते हैं मिलिट्री रूल। ठीक है, एक लाइन में हम लोग इसको बोल सकते हैं मिलिट्री रूल को हम लोग मार्शल लॉ बोलते हैं। कि कहीं भी कोई एरिया डिस्टर्ब हो गया, जैसे कि अभी रिसेंटली हम लोग न्यूज़ में सुनते हैं कि मणिपुर में क्या हुआ, मार्शल लॉ लग गया,
है ना, मिलिट्री रूल लग गया है। तो मिलिट्री रूल वही होता है, या फिर मार्शल लॉ बोलो या फिर मिलिट्री रूल बोलो। तो व्हेन अ मार्शल लॉ इज़ फोर्स इन एनी एरिया, अब इसको एक पार्टिकुलर एरिया में लगाए जाते हैं। चलो आगे समझते हैं इसको डेफिनेशन के साथ। व्हेन मार्शल लॉ इज़ इन फोर्स इन एनी एरिया विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, फंडामेंटल राइट कैन बी रिस्ट्रिक्टेड। याद रखना, मार्शल लॉ एक प्रॉपर स्पेशल एरिया में लगाए जाते हैं, पूरा कंट्री में मार्शल लॉ इम्पोज नहीं किया जाता। तो जब पूरा कंट्री में मार्शल लॉ इम्पोज नहीं किया जाता तो फंडामेंटल जो राइट है वो रिस्ट्रिक्ट होगा, पूरे होल कंट्री में नहीं होने वाला है। जहाँ पे इस एरिया में, अगर पूरे होल कंट्री है, अगर इस एरिया में मार्शल लॉ लगा है तो इसी एरिया के अंदर ही जो फंडामेंटल राइट है वो रिस्ट्रिक्ट होगा, न कि होल इंडिया में रिस्ट्रिक्ट करेंगे। ठीक है, तो जो मार्शल लॉ का जो नियम है, जो रूल्स रेगुलेशन है, उसे हम लोग इंग्लैंड से बोरो किए हैं। इंग्लिश कॉमन लॉ है, वहाँ से हम लोग इसे बोरो किए हैं। तो ये जो मार्शल लॉ के बारे में बताते हैं वो आर्टिकल 34 है। 34 में पूरा जो है डीपली इसके बारे में रूल्स एंड रेगुलेशन लिखा हुआ है रिलेटेड टू मार्शल लॉ। ठीक है, समझ आ गया मार्शल लॉ। तो मार्शल लॉ इसका डेफिनेशन दिया हुआ है, क्या है इसका जो लिटरल अगर मीनिंग देखोगे तो ये मिलिट्री रूल को ही डिनोट करते हैं, है ना। इट रिफर टू अ सिचुएशन वेयर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन इज़ रन बाय मिलिट्री अथॉरिटी। जहाँ जितना भी, जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल हो गया, तो वहाँ जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, जितना भी कागजी काम हो रहा है या फिर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन जो चल रहा है, ये अब किसके हाथ में चला जाएगा, ये मिलिट्री पर्सनल के हाथ में चला जाएगा। उस एरिया का प्रॉपर जो सिक्योरिटी फोर्सेस होंगे उस एरिया में चला जाएगा, उसके ऊपर चले जाएंगे जितना भी काम होगा। तो अथॉरिटी अकॉर्डिंग टू देयर रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम आउटसाइड द ऑर्डिनरी लॉ। तो इट थस इम्प्लाइज द सस्पेंशन ऑफ ऑर्डिनरी लॉ एंड गवर्नमेंट बाय मिलिट्री ट्रिब्यूनल। तो वहाँ पे जैसे देखो, पहले क्या है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन चलता था। जब मार्शल लॉ इम्पोज नहीं हुआ उससे पहले जितना भी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है वो चल रहे हैं, और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा, रूल्स एंड रेगुलेशन जो सिविल लोग हैं, जो जैसे डीएम हो गया, तो वो लोग बनाए होंगे, उस रेस्पेक्ट से चलेगा। लेकिन जब मिलिट्री रूल अगर वहाँ पे अप्लाई हो गया तो ये जो ऑर्डिनरी लॉ है या फिर जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जितना भी रूल्स रेगुलेशन है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सस्पेंड हो जाएगा, और नए रूल बनेगा जिससे कौन फॉर्म करेंगे, मिलिट्री ट्राइब्यूनल फॉर्म करने वाले हैं। समझ आया। तो मार्शल लॉ क्या होता है, कब ये अप्लाई होता है, कब अप्लाई नहीं होता, और पूरे इंडिया में अप्लाई होता है कि कुछ पार्ट में अप्लाई होता है। इट इज़ अ डिफरेंट फ्रॉम द मिलिट्री लॉ दैट इज़ एप्लीकेबल टू आर्म फोर्सेस। ठीक है, हाँ डिफरेंट है, मिलिट्री लॉ अलग है, आर्म फोर्सेस के रेस्पेक्ट में अगर बात करोगे तो अलग चीज़ है। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द मिलिट्री लॉ दैट इज़ एप्लीकेबल टू आर्म फोर्सेस। जो मिलिट्री लॉ बना हुआ है वो डेडिकेटेड होता है आर्म फोर्सेस के लिए, लेकिन अब जो मिलिट्री रूल करेंगे वो लॉ बनाएंगे वो अलग होगा। क्यों अलग होगा, क्योंकि जो ये मिलिट्री रूल वाले जो लॉ बनाएंगे वो ऑर्डिनरी पीपल के लिए होगा, सिविलियंस के लिए होने वाला है, न कि मिलिट्री फोर्सेस या फिर सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए होने वाला है। ठीक है, तो इस रेस्पेक्ट से जो मिलिट्री लॉ है पहले से वो केवल आर्मी फोर्सेस के लिए है, लेकिन आर्मी फोर्सेस द्वारा या फिर मिलिट्री फोर्सेस के द्वारा जो रूल्स एंड रेगुलेशन आफ्टर मिलिट्री रूल या फिर आफ्टर मार्शल लॉ उसके बाद बनाए जाएंगे वो डिफरेंट होगा, वो डेडिकेट होगा सिविलियंस के लिए। समझ आई इस चीज़, मार्शल लॉ। तो देखो मार्शल लॉ भी क्या है, एक मिलिट्री रूल ही है। मिलिट्री रूल मतलब क्या है, एक पार्टिकुलर एरिया को ही ये अपना अंडर में ले रहे हैं, अपने पूरे कंट्रोल में ले रहे हैं। तो एक चीज़ हम लोग डिफ्रेंशिएट ये कर सकते हैं कि मार्शल लॉ और इमरजेंसी, जो नेशनल इमरजेंसी है, इसके बीच डिफरेंस क्या है, डिफरेंस पता होना चाहिए यहाँ पे। तो देखो मार्शल लॉ जो होता है ये अफेक्ट करता है ओनली फंडामेंटल राइट को, लेकिन नेशनल इमरजेंसी होता है जो आर्टिकल 352 के अंदर लगता है वो नेशनल इमरजेंसी है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, फंडामेंटल राइट अफेक्ट तो होता ही होता है, लेकिन पूरे फंडामेंटल राइट को अफेक्ट यहाँ पे नहीं करते। समझ रहे हो, जैसे कौन से फंडामेंटल राइट अफेक्ट नहीं होता, आर्टिकल 20 जो फंडामेंटल राइट है, 21 इसको क्या है अफेक्ट नहीं करते नेशनल इमरजेंसी होने के बाद, लेकिन जो आर्टिकल 19 है ये अफेक्ट हो जाता है, मतलब सस्पेंड हो जाता है। याद रखोगे क्योंकि ये आर्टिकल 19 इंपॉर्टेंट है। तो जो मार्शल लॉ है इसमें से केवल फंडामेंटल राइट को ही अफेक्ट हो करते हैं, लेकिन जो नेशनल इमरजेंसी होता है ये फंडामेंटल राइट के साथ जो सेंट्रल स्टेट रिलेशन है इसको भी अफेक्ट करते हैं। कैसे, क्योंकि जितना भी रूल्स रेगुलेशन अब किसके अकॉर्डिंग बनने वाले हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग बनने वाले हैं।
अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, स्टेट के जो स्टेट गवर्नमेंट क्या है ये सेंट्रल के अंडर में आ जाते हैं। जैसे कि रिसोर्स ऑफ रेवेन्यू, उसका डिस्ट्रीब्यूशन ये भी डिफरेंस हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे नेशनल इमरजेंसी लगा हुआ है, वार लाइक सिचुएशन है। जब पूरा वहाँ पे दूसरे कंट्री के साथ वार हो रहा है तो जितना मनी या फिर जितना जो रिसोर्सेस है, रेवेन्यू है, ये स्टेट के पास जाने के बजाय किसके पास चला जा रहा है, वार में पूरा खपत हो जा रहा है। वार में जितना भी इक्विपमेंट है उसमें लग रहे हैं, तो क्या है जो रेवेन्यू का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है नॉर्मली वो यहाँ पे ठीक से नहीं होता, जिससे सेंट्रल स्टेट जो रिलेशन है इसमें क्या है इम्पैक्ट होते हैं, और यहाँ पे निगेटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिलता है। प्लस लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट एंड मे एक्सटेंड द टेनर ऑफ पार्लियामेंट। तो जब भी नेशनल इमरजेंसी होता है तो नेशनल इमरजेंसी लगा हुआ है और उसके अगले मंथ क्या हो गया कि चुनाव आ रहे हैं, तो इस रेस्पेक्ट में क्या करते हैं, इलेक्शन आ रहा है तो जो पार्लियामेंट का जो टेनर है 5 साल के बजाय उसको 6 साल 7 साल ऐसे एक्सटेंड कर दिए जाते हैं, जब तक इमरजेंसी जो है विड्रॉ ना हो जाए। तो इसका भी प्रोविज़न पढ़ेंगे जब पार्लियामेंट टॉपिक को पढ़ेंगे तब, लेकिन इसको जस्ट यहाँ पे याद रखना कि मार्शल लॉ में केवल फंडामेंटल राइट ही अफेक्ट होता है, लेकिन जो नेशनल इमरजेंसी होता है यहाँ पे फंडामेंटल राइट के साथ सेंट्रल स्टेट रिलेशन, रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, लेजिस्लेटिव जो पावर है ये बाकी सब भी अफेक्ट होता है। फिर इट सस्पेंड द गवर्नमेंट इन ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट, इसको सस्पेंड हो जाता है। जैसे मार्शल लॉ लगाया है वहाँ पे, तो वहाँ पे जितना भी रूल्स एंड रेगुलेशन चलता था पहले मार्शल लॉ लगने से पहले, वो पूरा सस्पेंड हो जाएगा, और इसके बाद जो नया रूल्स और नियम बनाएंगे, कौन बनाएंगे, मिलिट्री रूल, मिलिट्री जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो लोग बनाएंगे, उस हिसाब से वहाँ काम करना पड़ेगा। तो ये जो है सस्पेंड हो जाता है मार्शल लॉ में। लेकिन जो नेशनल इमरजेंसी है इट कंटिन्यू दी गवर्नमेंट इन ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट, जितना भी जो नॉर्मली जो ऑर्डिनरी नियम रूल्स एंड रेगुलेशन जो बना हुआ है, तो यहाँ पे कोई सस्पेंड नहीं देखने को मिलता है नेशनल इमरजेंसी में। फिर इसमें मार्शल लॉ में इम्पोज द रिस्टोर टू ब्रेक डाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर ड्यू टू एनी रीज़न, इम्पोज टू रिस्टोर द ब्रेक डाउन ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर ड्यू टू एनी रीज़न, इम्पोज इन सम स्पेसिफिक एरिया ऑफ कंट्री। ये भी वही बोला है कि जो भी मार्शल लॉ लगे ये पूरे कंट्री में नहीं लगने वाला है, ये एक पार्टिकुलर एरिया जहाँ पे कोई जो एरिया अगर ये ज़्यादा डिस्टर्ब एरिया है, जैसे कि एग्जांपल अभी लिया है मणिपुर का, अगर यहाँ पे ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है ना, तो उस केस में यहाँ पे मार्शल लॉ लगाओगे। अब यहाँ पे डिस्टर्ब हो रहा है और इसके बदले पूरा कंट्री में ही मार्शल लॉ लगा दे रहे हो, तो उसको मार्शल लॉ नहीं बोलेंगे, उसको हम लोग नेशनल इमरजेंसी बोलेंगे। और नेशनल इमरजेंसी का डेफिनेशन ही अलग होता है, तो क्या है दोनों अलग हो जाएगा, ठीक है। फिर जो नेशनल इमरजेंसी जिसे हम लोग इम्पोज करते हैं वो है वार के रिस्पेक्ट में करते हो, जैसे कि एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ वार कर रहे हैं, एक्सटर्नल एग्रेशन हो रहा है या फिर आर्म रेबिलियन हो रहा है, इस रेस्पेक्ट में हम लोग क्या करते हैं नेशनल इमरजेंसी इम्पोज करते हैं। नो स्पेसिफिक प्रोविज़न इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ अ इम्प्लिसिट। याद रखोगे मार्शल लॉ के रिलेटेड कोई भी रूल्स रेगुलेशन या फिर कोई भी प्रोविज़न जो है स्पेसिफिकली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर बात करोगे नेशनल इमरजेंसी का, तो यहाँ पे डिटेल्ड पूरा कॉन्स्टिट्यूशन में इसके रिलेटेड प्रोविज़न है कि आर्टिकल 352 पूरा डिटेल करेगा। आर्टिकल 360 जैसे आता है, इसमें क्या बोलते हैं कि स्टेट को फाइनेंस इमरजेंसी लगा सकते हो, फाइनेंशियल इमरजेंसी लग सकता है। आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल जो है लग सकता है। तो इस रिस्पेक्ट से क्या है कि जो नेशनल इमरजेंसी इसका डिटेल्ड लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न है, लेकिन मार्शल जो लॉ है इसमें कोई प्रोविज़न नहीं है, ठीक है। क्लियर, मार्शल लॉ और नेशनल इमरजेंसी के बीच अच्छे से यहाँ पे क्लियर क्लिस्टर होना चाहिए, समझ आ जाना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो अब जो आर्टिकल 35 है, आर्टिकल 35 इट लेज डाउन दैट द पावर टू मेक लॉज एंड गिव इफेक्ट टू सर्टेन स्पेसिफिक फंडामेंटल राइट शैल वेस्ट ओनली इन पार्लियामेंट एंड नॉट इन द स्टेट लेजिस्लेचर। क्या बोला यहाँ पे, इट लेज डाउन दैट पावर टू मेक लॉज एंड गिव इफेक्ट टू सर्टेन स्पेसिफिक फंडामेंटल राइट, ये केवल किसके पास होगा, पार्लियामेंट के पास होगा। जो भी अगर फंडामेंटल राइट में चेंजेस कर रहे हो उसका पावर किसके पास होगा, पार्लियामेंट के पास होगा। क्यों पार्लियामेंट के पास होगा, क्योंकि पार्लियामेंट एक सेंट्रल बॉडी है। अगर पार्लियामेंट में कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन बन रहे हैं तो ये होल कंट्री के लिए अप्लाई होगा, लेकिन वही चीज़ स्टेट का बोलोगे तो अपने पास 20 स्टेट हैं। अब 20 स्टेट है तो एक ही टेरिटरी में अप्लाई होगा। कोई अगर एक स्टेट इसमें अल्टर कर रहे हैं, कुछ अमेंड कर रहे हैं फंडामेंटल राइट को, तो केवल और केवल उसी स्टेट के लिए अप्लाई होगा, उसी टेरिटरी के लिए अप्लाई होगा। लेकिन कंट्री तो 28 है। अगर यही पर्सन
जो है ये जो है ये अगर दूसरी कंट्री में दूसरे स्टेट में जा रहे हैं तो वहाँ पे उसका फंडामेंटल राइट अलग ही हो जाएगा। तो इससे क्या है बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो इस रेस्पेक्ट में क्या है जो अल्टर कर सकते हो वो केवल और केवल पार्लियामेंट कर सकते हैं। इंश्योर दैट यूनिफॉर्मिटी, ये देखो यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है जो अभी बताया हूँ। इंश्योर देयर इज़ अ यूनिफॉर्मिटी थ्रू आउट इंडिया विथ रिगार्ड टू नेचर ऑफ दोज फंडामेंटल राइट एंड पनिशमेंट। समझ रहे हो, अगर कोई क्राइम यहाँ पे किए हैं, ए ने मान लो ए स्टेट में क्राइम किए, अगर यही चीज़ अगर बी स्टेट में जा रहे हैं तो उसको क्राइम एज्यूम हम लोग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ए स्टेट में जो क्राइम किए हैं इसको फंडामेंटल राइट के वायलेशन में जेल भेज दे रहे हो, लेकिन वही चीज़ अगर दूसरे स्टेट में जाओगे तो इसको फंडामेंटल राइट ही कंसीडर नहीं कर रहे हो। तो क्या है फिर डिफरेंसेस हो जाएगा दोनों में। तो इसी डिफरेंस ना हो, इसी डिफरेंस को गैप करने के लिए जो पावर दिया हुआ है ये पार्लियामेंट के पास पावर दिया हुआ है, ना कि स्टेट के पास। समझ आया क्या ये चीज़? एक्सटेंड दी कंपिटेंट ऑफ पार्लियामेंट टू मेक लॉ ऑन मैटर अबाउ इस स्पेसिफिक अबाउ although some of the those matter may fall within the sphere of state legislature। तो इसमें उतना नहीं देखना है, लेकिन extend the competence of parliament to make a law on matter specify above although some of those matter। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ बस बोला है कि कुछ ऐसे हैं जिसमें से क्या है गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट है ये भी अपना लिस्ट बना सकते, काम कर सकते हैं फंडामेंटल राइट के रेस्पेक्ट से, लेकिन उतना इस चीज़ में ध्यान नहीं देना अपने को। क्लियर है क्या? यहाँ तक समझ आया? चलो तो अब नेक्स्ट देखते हैं। इसमें अब कुछ फंडामेंटल राइट में क्या है एक्सेप्शन है। ये एक्सेप्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए यहाँ से। जैसे कि बात करोगे आर्टिकल 31A है ना, आर्टिकल 31B, आर्टिकल 31C, ये क्या है थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको जस्ट हम लोग अंडरस्टैंड करते हुए इस क्लास को पूरा हम लोग फिनिश करते हैं, क्योंकि ये लास्ट क्लास है इस चैप्टर का। तो देखो, सेव्स 5 कैटेगरी ऑफ लॉ फ्रॉम बीइंग चैलेंज फ्रॉम कॉन्ट्रवेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट कन्फर बाय आर्टिकल 14 एंड 19। क्या बोला यहाँ पे कि ये जो 5 यहाँ पे चीज़ लिखा हुआ है, जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इसको हम लोग चैलेंज नहीं कर सकते हैं कि ये हमारा फंडामेंटल राइट को क्या कर रहे हैं, फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहे हैं। ये जो चीज़ बोला गया है किसमें, आर्टिकल 14 में। क्या बोला है आर्टिकल 14 में? आर्टिकल 14 में बोला गया है कि राइट टू इक्वलिटी होगा। आर्टिकल 19 में क्या बोला है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच होगा। तो इस रेस्पेक्ट में हम लोग इस 5 केसेस, जो 5 कैटेगरी यहाँ पे दिया हुआ है, उसके रेस्पेक्ट में हम लोग फंडामेंटल राइट को यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट होगा। ठीक है, इस रेस्पेक्ट में पढ़ोगे तो कॉन्ट्राडिक्ट होगा, तो उसके थ्रू हम लोग जो है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में नहीं जा सकते कि फंडामेंटल राइट को हमारा वायलेट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसे हम लोग एक्सेप्शंस के कैटेगरी में रखे हैं। ठीक है, क्या क्या वो चीज़ है? एक्विजिशन ऑफ स्टेट एंड रिलेटेड राइट बाय द स्टेट, ये स्टेट के थ्रू। अब ये स्टेट कर रहे हैं, और फंडामेंटल राइट किसके थ्रू होता है? अगर स्टेट वायलेशन कर रहे हैं तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन अगर सपोज करो कि स्टेट जो है, एक काम करो, एकदम सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, रेलवे क्या कर रहे हैं? देखो रेलवे क्या है कि अपना लाइन बिछा रहा है ना, जो रेलवे ट्रैक है उसको बिछाने के लिए ये यहाँ पे क्या है ट्रैक बिछा रहा है मस्त आराम से। अब सपोज़ करो यहाँ पे किसी का क्या आ गया, खेत आ गया, किसी का ज़मीन आ गया, तो अब इतना दूर तो कर लिए, अगर इसको हटाओगे, इस एक खेत के चक्कर में अगर हटाते हो तो क्या हो जाएगा, पूरे जितना भी यहाँ तक ट्रैक बना हुआ है पूरा नुकसान हो जाएगा। तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या कर सकते हैं कि इस खेत से क्या है डायरेक्टली ट्रैक निकाल सकते हैं, जो ट्रैक है। अब इसके अगेंस्ट आप मना कर रहे हो कि हम नहीं देंगे, हमारे खेत से डायरेक्टली क्या नहीं जाना चाहिए, रेलवे ट्रैक नहीं जाना चाहिए। लेकिन वो गवर्नमेंट जो है उसको, इस ज़मीन को क्या है कैप्चर कर लेंगे, एक्विजिशन कर लेंगे, क्योंकि ये जो ट्रैक का मामला है भाई, है ना, ट्रैक का मामला है, प्लस इतना पहले ट्रैक जो है बीत चुका है, बस एक ही यहाँ पे ये जो ज़मीन है इसके लिए इशू हो रहा है। तो इस रेस्पेक्ट में क्या है एक्विजिशन कर सकते हैं स्टेट। अब बोलोगे कि ये तो हमारा फंडामेंटल राइट को वायलेशन कर रहे हैं, अब हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाएंगे, तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भी कुछ नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्शन दिया हुआ है इस चीज़ को। क्योंकि इसका मीनिंग भी तो समझो, ये ट्रैक का है ना, पब्लिक पर्पस के लिए यूज़ होगा, प्लस इतने जो लंबा ट्रैक है ऑलरेडी बीत चुके हैं, पूरा लाइन यहाँ पे खाली है, आगे पूरा ट्रैक बीत सकता है। बस एक चीज़ यहाँ पे बस दिक्कत हो रहा है ये ज़मीन का, और इसका अगर बोलोगे कि हम ज़मीन नहीं देंगे फिर भी गवर्नमेंट ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पब्लिक पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है और इसको एक्सेप्शन कैटेगरी में हम लोग रख रहे हैं। ठीक है, क्या समझ आया?
फिर टेकिंग ओवर द मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टी बाय स्टेट, कोई भी अगर मैनेजमेंट ले रहे हैं। फिर एमालगेशन ऑफ कॉपरेशन का, अगर अलग अलग अगर कॉपरेशन है उसको क्या कर रहे हैं, एक में मिला दे रहे हैं। या फिर एक्सटिंग्विशमेंट और मॉडिफिकेशन ऑफ माइनिंग लीज। तो ये कुछ यहाँ पे एक्सेप्शन दिया हुआ है जिसे एक बार रीड करने हैं, और एग्जाम्पल तो समझा दिया हूँ, तो इस एग्जाम्पल से समझ जाओगे। क्लियर है क्या? फिर 31B इसमें क्या बोला है कि सेव द एक्ट एंड रेगुलेशन इंक्लूड इन 9th शेड्यूल एडेड बाय फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 फ्रॉम बीइंग चैलेंज फ्रॉम कंट्रावेंशन ऑफ एनी फंडामेंटल राइट। इसका मतलब क्या हुआ? पहले ये बताओ 9th शेड्यूल में क्या क्या है। 9th शेड्यूल होता क्या है, पढ़ चुके हैं? कमेंट बॉक्स में जल्दी बताओ कि 9th शेड्यूल में क्या बोले गए हैं। ठीक है, किसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ये क्या बोला है कि इस सेव करता है, प्रोटेक्ट करता है एक्ट रेगुलेशन इंक्लूड इन 9th शेड्यूल एड किया गया था 1951 में फ्रॉम बीइंग चैलेंज फॉर कंट्रावेंशन, कि जो 9th शेड्यूल में इंक्लूड है उसको क्या है, चैलेंज नहीं कर सकते कि हमारे फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जुडिशियल केसेस की स्टडी में रखा गया है। कैसे? जो IR कोल्हो केस जो है 2017 में आया था, नो ब्लैंकेट इम्यूनिटी फॉर जुडिशियल रिव्यू ऑफ लॉ इंक्लूडेड इन 9th शेड्यूल। तो 9th शेड्यूल में जो इंक्लूडेड हैं तो उसके रेस्पेक्ट में कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। अब जुडिशियल रिव्यू क्या है बोलोगे, तो सब आगे आएगा, उसको हम लोग अच्छे समझेंगे। ठीक है, तो जुडिशियल रिव्यू को पहली बात याद रखना कि एज अ बेसिक फीचर, बेसिक स्ट्रक्चर की कैटेगरी में इसको रखा हुआ है। जब केशवानंद भारती के साथ है 1973 में, वहाँ पे समझ आ गया। आर्टिकल 31B। फिर अगला जो है आर्टिकल 31C, नो लॉ दैट सिक्स टू इम्प्लीमेंट द सोशलिस्ट DPSP स्पेसिफिक इन आर्टिकल 39B और C शैल बी वाइड ऑन द ग्राउंड ऑफ कंट्रावेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट। अगर DPSP को अगर फॉलो कर रहे हो, DPSP को इम्प्लीमेंट कर रहे हो और ये फंडामेंटल राइट 14 और आर्टिकल 19 को अगर वायलेट कर रहे हैं ये DPSP, तो ये क्या होगा, ये भी यहाँ पे वाइड होने वाला है। क्लियर है? तो जो 31C है, अगर DPSP जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, जो सोशलिस्ट के बेस में है, पढ़ेंगे जस्ट इसके आगे ही, इसी का नंबर है। तो अगर DPSP इम्प्लीमेंट कर रहे हो और कंट्रावेंट हो रहे हो, कंट्राविक्शन हो रहा है फंडामेंटल राइट, जैसे कि आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 का, तो ये क्या होगा, यहाँ पे वाइड हो जाएगा। क्लियर है क्या? समझ आया? तो इस तरीके से हम लोगों ने पूरे फंडामेंटल राइट को 4 पार्ट में डिटेल में समझे हैं, जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली CAPF के लिए, है ना। क्योंकि CAPF एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहे हैं UPSC, और UPSC किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख के अंदाज़ा लगा सकते हो। तो उस हिसाब से पूरा डिटेल में इसको हम लोग कवर किए हैं। कोई भी डाउट रहता है, चाहे गाइडेंस से रिलेटेड हो, चाहे बैच से रिलेटेड हो, ये व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, इसमें मैसेज कर देना। ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे अपलोड हो जाएगा पूरा इसका PDF वीडियो। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।